for many young scientists like us. And because of you, I know you introduce us to the concept of collaboration for the very first time, which helped me to hunt many national and international opportunities. We are inspired by you, and it is our great pleasure to host you for today's event. Over to you, sir. Welcome again. Thank you so much for the introduction. It's really honor for me to be part of this webinar today and going to talk on a very important topic of science of fasting. And I'm really delighted that the participants today are from the biochemistry department, so they could have a very better understanding that we are going to talk today. So can you hear me well, all the participants? Yes, you are audible, and we can see your slides too. Thank you so much. Okay, thank you. So today we are going to talk on the science of fasting. So before this, this is the month of Ramadan, and we know the spiritual aspects of fasting. That actually spiritually is very good, and we know about the ajr that we get from fasting. So fasting is like compulsory in for the Muslims. So in this lecture, I will talk very briefly about the history of fasting and then religious perspective about fasting, and then we will talk in detail about the science of fasting, that how fasting could be very helpful for all of us. And at the end, I will discuss briefly about some of the centers in the world which are providing therapy on the basis of fasting. So I'm very much sure that your concept of fasting will be totally changed today. इसके बाद आप जो रोजा रखेंगे, आपको रोजा रखने में मजा आएगा कि you are really doing something very good. That's very helpful for your body as well. Not only that's helping you spiritually. So Ramadan is here. Today is the 19th day of Ramadan, and this month is to renew our physical, mental, and spiritual body health. And fasting, आपको पता है जिस तरह से कि हम सहरी करते हैं और सहरी से लेके अफ्तार तक हम जो है वो खाने पीने से परहेज करते हैं. इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, इसके अलावा बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं रमजान के महीने में जो हम नहीं करते फ्रॉम सहरी टिल अफ्तार. और इससे हमें जिस तरह से मैंने बताया कि लोगों की जो है का बेनिफिट मिलता है, दूसरी ये लोगों की हम भूख को महसूस कर सकते हैं. इससे एम्पैथी जो है वो बढ़ती है कि वी शुड ट्राई टू फीड दोज पीपल, और इस तरह से हमारी जो बॉडी है ओवर इंडल्जेंस से भी बच जाती है. अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री को टच करूंगा कि फास्टिंग जो है, अगर हम बात करें इन द हिस्ट्री, तो अर्ली जो ह्यूमंस थे, दे यूज्ड टू लिव इन द केव्स, और वो जो है हंट करते थे, और जब उन्हें हंट मिलता था दे कुड ईट, एंड आफ्टरवर्ड्स कई दिनों तक उन्हें कई दफा खुराक नहीं मिलती थी. तो ओवर द इयर्स एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ कि किस तरह से अगर बॉडी को फूड नहीं मिल रहा है तो उसने किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से उसने बॉडी के जो रिजर्वायर्स हैं उनको यूटिलाइज करना है. तो आज हम डिटेल में वो चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो हम बॉडी के रिजर्वायर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. फिर जो है इरा जो है, अगर हम देखें तकरीबन 12,000 ईयर्स अगो देयर वाज एग्रीकल्चर स्टार्टेड, जिसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं. सो इन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंड कि हमने जो है ह्यूमंस जो है वो क्लोज होना शुरू हुए, आबादियां बनी, और साथ हमने एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट कर लिया. एग्रीकल्चर से हमारे पास सरप्लस फूड आना शुरू हुआ, बट स्टिल देयर वाज फैमिन. आप जानते हैं कि काफी सारे कहत पड़े. आपने देखा वो मूवी जिस तरह से आपने देखी अजहर यूसुफ वाली, कि उसमें भी इजिप्ट में एक कहत पड़ा काफी अरसे के लिए, और जो है फूड का शॉर्टेज हो जाता था. बॉडी ने मैकेनिज्म डेवलप किए कि किस तरह से इसको उसने यूटिलाइज करना है. फिर अगर हम बात करें, ये तो हम एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि जी प्री हिस्ट्री टाइम जो है जिसमें हंटिंग किया करते थे, फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया. फिर ओवर द लास्ट 200 to 300 ईयर्स देयर इज ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, के इंडस्ट्री शुरू हुई, हमने प्रोसेस फूड खाना शुरू किया. फूड है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं. तो ये सारे काम हमने करना शुरू किए, जिससे ये हुआ कि हमारा सरप्लस फूड आना शुरू हुआ. अब सरप्लस फूड से ये हुआ कि हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आप देखते हैं घर से नाश्ता करके आते, कैंटीन में बैठ के
समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद जो है लंच टाइम होता है, फिर लंच में आप जाते हैं, बिरयानी खाते हैं या खाना खाते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद फिर आपको घंटे, डेढ़ घंटे बाद महसूस होता है कि आप कुछ चाय वगैरह में पी या सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, जूस पी लेना चाहिए, मिल्क शेक पी लेना चाहिए। तो फिर आप कैंटीन पे जाते हैं और ये सारा काम करते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स यू गो होम टायर्ड, और उसके बाद फिर जो आपकी मदर हैं या जो भी घर में होते हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए, इन्हें खाना खिलाना चाहिए, कितने कमजोर हो गए। सो यू स्टार्ट ईटिंग वंस अगेन। तो हमारा वहां पे ईटिंग खत्म नहीं होती, फिर हम लेट नाइट तक जागते हैं। उसके बाद हम फ्रिज टटोलते रहते हैं कि फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, और या स्नैक्स जो हैं, लेज और बाकी जो चीजें हैं वो हम रात गए तक तो हमने एक हैबिट डेवलप कर ली है कंटिन्यूअसली ईटिंग की। और कंटिन्यूअसली ईटिंग की वजह से पूरी दुनिया में ये पिछले 200 साल में हुआ है, जिसे हम मॉडर्न या वेस्टर्न डाइट की हम अगर बात करें, जो बर्गर्स पिज्जा हम खाना शुरू हो गए हैं, और विच आर वेरी रिच इन कैलोरीज, विच आर वेरी रिच इन शुगर्स। और उसकी वजह से मॉडर्न इरा की जो डिजीज हैं दे आर कमिंग। आपने देखा है कि इससे पहले इतनी ज्यादा प्रेवलेंस नहीं थी, लेकिन रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग कि जी शुगर का मर्ज, जो डायबिटीज का जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। पाकिस्तान में देख लीजिए, अडल्ट पॉपुलेशन में 26.3% अडल्ट पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इसके अलावा दूसरी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, that's like 46% our adult population is suffering from hypertension. So that's also a huge number. Hypertension है, that result in cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases जो है, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, they are becoming very common. ओबेसिटी का दूसरी तरफ जो है इश्यूज आते जा रहे हैं। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? They are results of our eating habit। हमने बहुत ज्यादा खाना लिया है, जिसके ये साइड इफेक्ट्स हैं कि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न डिजीजेस शिकार हो रहे हैं। और इन सारी डिजीजेस का, जो मॉडर्न वर्ल्ड की डिजीजेस है, इनका सोल्यूशन है फास्टिंग में, कि हम फास्टिंग अगर करते हैं तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइंटिफिक हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं कि किस तरह से हम इन सारी डिजीजेस से बच सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको प्रोस्पेक्ट दिया। दूसरा प्रोस्पेक्ट है रिलीजन्स का। रिलीजन में अगर देखें, जो प्री हिस्ट्री में अगर हम बात करें या नॉन हिस्ट्री की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, दैट स्टार्टेड लाइक 8000 इयर्स अगो। तो हिंदुइज्म में भी उनके जो हैं, जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, दे आर फास्टिंग। फिर हम बुद्धिस्ट की अगर बात करें, पाकिस्तान में भी बुद्धिस्ट जो हैं, दे वर हियर इन दिस एरिया, like in Islamabad and nearby in Texla, in Mardan region, there are so many Buddhist remains in this area. और Buddhist monks जो थे, they also used to do fasting. So fasting was a common procedure for them. इसके अलावा अगर हम जो आसमानी मज़ाहब हैं उनकी बात करें, तो जुडाइज्म की अगर हम बात करें, there is also fasting in them. क्रिश्चियनिटी की बात करें, उनमें भी रोजे हैं। they go for fasting for like over 40 days, and the duration of their fasting is even more. और अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स में भी फास्टिंग है, जिस तरह से आयत है कुरान पाक में, सूरह बकरा 183, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। तो पहले लोगों पे भी फर्ज थे और हम पे भी फर्ज हैं। फर्ज में ये हमारे पे कंपलसरी है कि वी शुड गो फॉर फास्टिंग, और ये इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दैट्स व्हाई खुदा ताला ने हम पे ये कंपलसरी किया है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए। तो ये आपको मैंने एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव दिया। फिर अगर हम बात करें, इसमें मैं जो है कोट कर रहा हूँ प्लेटो को, वो ये भी बीसी में आया था। यू नो, इज अ वेरी फेमस ग्रीक philosopher, and he says that I fast for greater physical and mental efficiency. So ये भी like even before Christ, हजरत ईसा की बर्थ से पहले जो ग्रीक philosophers थे, उसमें भी it was a common practice in them that they used to fasting for better physical and mental health. और जो हमें ये पिरामिड्स बनाए गए थे, दे आर आल्सो बिफोर क्राइस्ट। और उसमें जो अभी राइटिंग्स मिली हैं, उसमें भी हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन हुई है ऐसी कि दे आल्सो यूज्ड टू डू फास्टिंग। तो फास्टिंग जो हमारी नॉन हिस्ट्री है, जब से हिस्ट्री को हम जानते हैं तब से फास्टिंग भी मौजूद है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए रखा गया, इसके आज हम इसके जो
हमारे इसके जो बेनिफिट्स हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग है, दिस इज द मैप फ्रॉम द वर्ल्ड, और यू कैन सी फ्रॉम द वेरी नॉर्थ साइड जो कंट्रीज हैं जैसे हॉलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, जो है लॉन्ग ड्यूरेशन, वहां पे 20-21 घंटे का रोजा होता है। जबकि जो साउथ में कंट्रीज हैं आप देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, वहां पे सर्दी का मौसम होता है। सो देयर इज अपोजिट लाइक वेदर इन देयर। तो वहां पे साउथ पोल में दिन छोटे हैं, तो इसलिए जो फास्ट की ड्यूरेशन है दैट्स आल्सो लेस। तो वो 10 का जो वेरी साउथ में फास्ट है, और वेरी नॉर्थ कंट्रीज में अगर हम बात करें तो दैट ड्यूरेशन इज अबाउट 20 आवर्स। अच्छा, मेरी मोटिवेशन क्यों मैं इस फास्टिंग की तरफ आया, आई जॉइंड ए मीटिंग बैक इन 2011। जापान में एक मीटिंग थी, उनके एक बहुत फेमस आइलैंड है विच इज कॉल्ड ओकिनावा। इस वक्त दुनिया उम्र रसीदा लोग हैं वो ओकिनावा में होते हैं। तो वहां पे एक मीटिंग थी, वहां पे प्रोफेसर वाल्टर लोंगो आए। प्रोफेसर वाल्टर लोंगो, ही इज एक्चुअली मोटिवेशन दैट ही हेल्प मी think about the process of fasting and how benefit it could be. So he made a presentation there about fasting and he presented his work. That was very much fascinating कि इतने ज्यादा health benefit हो सकते हैं fasting के. So I learned for the very first time. After the meeting, we had a discussion. We started some collaborative work as well. अभी ये जो सर्व कर रहे हैं, he is serving as a professor in University of Southern California in US. और ये I should read more about fasting. उस वक्त इतना ज़्यादा literature भी नहीं था, but now there is like huge literature. There are thousands and thousands of articles you can read. और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, you will be really fascinated about the findings कि कितना ज्यादा फास्टिंग के जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। कल जो लेक्चर था वो फिजिक्स के लोगों के लिए था, उसमें मेनली जो थे वो फिजिक्स के थे, सो आई हैड टू मेक इट वेरी सिंपल। बट यू आर द बायोकेमिस्ट, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। So if we start from prokaryotic organism, like if we start from bacteria, तो इसमें हम देख रहे हैं कि starvation that result in organism to live longer. तो इसमें आप शुरू में अगर देखें बैक्टीरिया का, so this is their survival and this is number of hours. So if they are like normally fed, you can see they have a life of about maximum 36 hours. And if they are on starvation, so they are starved for a certain period of time, and the life could be extended up to 84 hours. So you can see almost more than double they can have life going towards the starvation. Then we move from prokaryotic organism to eukaryotic organism. You start from like Baker's, maybe doing some experiment on Saccharomyces cerevisiae. That's a common thing that we are using in our laboratories. And you can see if they are fed like on normal diet, they can have a life of about maximum 15 days. But if we go for starvation, they can have life of more than 40 days. So you can imagine that they can have more than double life if they are going towards fasting. So if we start from like very simple organism like bacteria to yeast, you can see that how it could be if we put these organisms on the fasting. So moving from that to worms like C. organism, that's a multicellular organism. We know the number of cells. And if they are like, if we put them on fasting, like this is their normal diet, and this is the number of days they can survive, so they can go for like 25 days. And if we have 10% calorie restriction, so we reduce the amount of food for them, they can have a better life, they have a longer life. And if we go towards starvation for these worms, then they can have a life of around 35 days. So you can imagine that starting from very simple organism to complex organism, life is extended if we are going towards fasting. And this is, you know, the mechanism. We start from like yeast towards human. These are all the eukaryotic cells. The mechanism, they are very much preserved. Like what is happening in yeast is almost similarly happening in the human. So we can study in all these organisms. We can't go like directly these kind of experiments on humans because, you know, the average life of human is like around 80 years. And if we have to study the human, we have to go like 3 to 4 generations of scientists
they will study the human. That's why we start with the very simple organisms like from bacteria till the mouse. So this is another study. It's a recently study by Mitchell et al. That is published in 2019. And this is a very like good slide. You will have a very better understanding that what happens if we go towards fasting. And these experiments were done on mouse. And you can see this is the eating time and this is the feeding that we are doing. And then you can see there are two things that's very important to learn here. One is delayed disease onset, and the other thing is lifespan extension. So, you know, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे कंटिन्यूअसली ईटिंग की वजह से होती हैं। कंटिन्यूअसली ईटिंग की वजह से शुगर लेवल हाई होता है, इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई होता है, एंड दैट रिजल्ट इन नंबर ऑफ डिजीजेस। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, क्या इनमें हम कमी ला सकते हैं कि नहीं, और क्या उम्र जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है तो नहीं। तो शुरू में जो आप पहली जो इमेज है उसमें अगर देखें तो वो एक नॉर्मल डाइट पे है माउस। तो इस सूरत में ना ही उसकी बीमारियों को हम रोक सकते हैं और ना ही उसकी जो लाइफ है उसमें हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। दूसरी इमेज में आप देखिए कि उसको ईटिंग टाइम है दैट्स 13 आवर्स और जो उसका मील टाइम है दैट्स 11 आवर्स। तो अगर हम उसको कुछ देर के लिए ईटिंग जो है उसकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें डिजीज को भी हम डिले कर सकते हैं और उसकी लाइफ में भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। और अगर आप बॉटम में देखेंगे तो इस सूरत में सिर्फ 3 आवर्स के लिए माउस जो है वो खा रहा है और 21 आवर्स के लिए वो फास्टिंग पे है। तो इतनी लंबी अगर उसे फास्टिंग करवाते हैं तो यू कैन सी द बेनिफिट्स के उसमें डिजीजेस जो हैं, जो एज रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो डिलेड हो जाती हैं, और दूसरा जो है उसकी लाइफ स्पैन में काफी ज्यादा एक्सटेंशन हो सकती है। सो दिस इज लाइक आपने देखा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हुए हमने यीस्ट को देखा, हमने सी एलिगेंस को देखा, हमने माउस को देखा, और अब हम जो है जा रहे हैं मंकीज को स्टडी करने। This is also the very recently this is article published in Nature, and you can read from here. This is also published in back in like 2017, and it says that caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys. So rhesus monkeys जो हैं, they are very close to us in genetically, like 90 to human genome. तो उसमें जो studies की गई, there are two studies that are being done. One is in University of Wisconsin, another is in National Institute of Health. तो इसके आप findings देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि लाइफ में एक्सटेंशन की जो हमने बात की है, you can see over this is the control one and this is on the calorie restriction, and you can see there is improvement in life as well. ये स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में है। तो आप ओवरऑल इन दोनों ग्राफ्स में देख सकते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से जब उसकी कैलोरीज को 30% तक रिड्यूस किया गया, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज लाइक equivalent to somewhat to the fasting, so that result in increase in lifespan of rhesus monkeys. और दूसरी जो ये slides and these are very important for you, आप इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो इसमें आप देखिए कि this is on normal diet जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, और रेड इज जिसमें हमने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की है। तो इसमें आप देखिए कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बहुत हद तक ऑलमोस्ट हाफ रह गया है जब हमने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की। तो दिस इज इन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब that's actually modern age problem, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ओबेसिटी का इशू हो या हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के इश्यूज हैं, दे आर मेनली ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं उसको हम कम कर सकते हैं। फिर जो ओवरऑल कैंसर का इंसिडेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए डायबिटीज का जो इंसिडेंस है इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हम बहुत ज्यादा चीजों को बेहतर कर सकते हैं। एंड व्हाई इट हैपेंस, अब हम कुछ स्लाइड्स में इसकी जो साइंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जिंदगी के पिछले जो 15-16 साल वो स्पेंड किए हैं स्टेम सेल रिसर्च में। स्टेम सेल्स आर एक्चुअली एक का जो हमारा अमल होता है या बहुत सारी डिजीजेस का अमल होता है उसमें स्टेम सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उसमें झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, उसमें शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली जब हम यंग होते हैं हमारे जो स्किन सेल्स हैं इनकी एज होती है तकरीबन 4 वीक्स।
तो 4 वीक के बाद इनकी डेथ हो जाती है और नए सेल्स आ जाते हैं जो इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या सोर्स होता है, दोज आर द स्टेम सेल्स। तो हम जब यंग होते हैं तो हमारे जो डेड सेल्स हो रहे होते हैं, नए सेल बन रहे होते हैं, उसमें एक बैलेंस होता है। लेकिन जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं तो नए सेल्स कम बनते हैं क्योंकि पीछे स्टेम सेल्स कम रह जाते हैं, इसलिए जो डेथ सेल्स की हो रही होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आप डेली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो स्टेम सेल्स आर वन ऑफ द की फैक्टर्स। और पिछले तकरीबन 7 सालों से मैं इस चीज पे फोकस कर रहा था कि हम अपनी बॉडी में जो है वो स्टेम सेल्स का इन विदाउट लाइक हम कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम नंबर ऑफ स्टेम सेल बढ़ा सकते हैं ताकि के किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। And the best thing that came over the years is the fasting. फास्टिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम नंबर ऑफ स्टेम सेल्स को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, इससे हम एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज आल्सो पब्लिश्ड वर्क कि जो सर्कुलेटिंग स्टेम सेल्स है नॉर्मल डाइट पे उनका नंबर कितना है, और जब हम जो फास्टिंग मिमिकिंग डाइट या फास्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसका नंबर बढ़ना शुरू। एंड दिस इज प्रूवन इन नंबर ऑफ स्टडीज, स्टेम सेल्स जो है वो इंप्रूव होता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि जब हम नॉर्मल डाइट पे होते हैं नंबर ऑफ स्टेम सेल्स जो है वो लो रहता है, और जो इम्यून सेल्स हैं उसमें भी सारे इम्यून सेल्स जो हैं वो इक्वली फंक्शन नहीं करते। जब हम फास्टिंग का अमल स्टार्ट करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, यू कैन सी कि स्टेम सेल्स जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्टेम सेल से जो प्रोजेनेटर सेल्स, जो इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इम्यून सेल्स आप देखेंगे शुरू में कम होते हैं। वो कम इसलिए होते हैं कि वो सेल्स जो डिस्टॉर्टेड होते हैं, जो थक चुके होते हैं, जिसे आप कह लीजिए फाइट कर करके, उनको एक मैं प्रोसेस आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा विच इज कॉल्ड ऑटोफेगी। ऑटोफेगी से वो सेल जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उनको रीयूज किया जाता है। और जब हम फीडिंग के जब दोबारा शुरू करते हैं तो व्हाट हैपेंस, वी हैव मोर नंबर ऑफ स्टेम सेल्स एंड वी हैव एक्टिव इम्यून सिस्टम जो कि हमारी मुख्तलिफ डिजीजेस से बचाने में हमें मदद करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन इंप्रूव द सिचुएशन। अब इस स्लाइड पे मैं थोड़ा ज्यादा वक्त जो है वो स्पेंड करूंगा। दिस इज स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जो आपको सही मानों में अगर आपने फास्टिंग के बेनिफिट्स लेने हैं तो इस स्लाइड पे आपको फोकस करना होगा। और इसमें आप साथ साथ देखिएगा कि इसमें सारे नंबर दिए गए हैं। दीज नंबर्स आर एट द एंड यू विल सी ए स्लाइड ऑफ रेफरेंसेस। दीज आर ऑल फ्रॉम द पब्लिश्ड वर्क। ये सारा ऐसा है जो कि अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड है। हमने वैसे ही जो है आपको बताना शुरू हो गया कि फास्टिंग हम करते हैं मुस्लिम, तो इसके बड़े फायदे हैं। दिस इज ऑल पब्लिश्ड वर्क, और ये सारा जो वर्क है दिस इज पब्लिश्ड इन द वेस्ट। अमेरिका, यूरोप में जो रिसर्च हुई है उन्होंने ये पब्लिश किया है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज है हमारे यहाँ कि डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो 26% जो अडल्ट पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अगर हमने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, डायबिटीज होती कैसे है, टाइप 1 डायबिटीज की मैं बात नहीं कर रहा, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल अप जाता है, और ये जो बीमारी है दैट्स एक्चुअली मेनली ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल में जाने में हेल्प नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल अप रहता है। तो इसको ग्लूकोज के लेवल को अप जो होना होता है, या इंसुलिन का लेवल जो अप जाता है, दैट रिजल्ट्स इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? मेनली थ्रू द फास्टिंग। जब हम फास्टिंग करते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होती है, हमारे मसल्स में स्टोर होती है। तो जब हम ग्लूकोज को सर्कुलेशन में करते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं, और जिसको हम जो लिपिड्स हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो लिपिड्स जो हैं दे ब्रेक डाउन होते हैं टू ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स, और उसके बाद जो फैटी एसिड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, जो कि हम बॉडी में, और इस पे मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कीटोन बॉडीज मच हेल्पफुल फॉर अस क्योंकि दे आर सुपीरियर सोर्स। तो इस तरह से अगर हमने डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो वी शुड हैव फास्टिंग। if we have to improve the immune system, अभी पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं if we are going towards fasting। अब चीज है सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हमने सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन करनी है,
सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन पे एक पूरी स्लाइड है जिसमें उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो सेल्स में प्रोटीन्स होती हैं, जो सेल्स में कुछ ऐसी प्रोटीन जो मिसफोल्ड हो जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, अब जो ग्लाइको पोर्शन होता है वो स्टिकी सा होता है, तो दे आर इन नेचर, वो सेल्स के लिए भी यूजफुल नहीं होती और वो सेल्स में मौजूद रहती हैं। और सिर्फ जो ऑटोफेगी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम उनको क्लियर कर सकते हैं, उनको सेल्स में से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं तो सेल जो स्ट्रेस में जाता है, अब ग्लूकोज तो मौजूद नहीं होती, एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए, उसमें वही प्रोटीन्स या दीगर जो कंपोनेंट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। सेल जो पहले ऑटोफेगोसोम बनाता है, लाइसोसोम के साथ मिलता है, वो ब्रेक डाउन करता है इनटू द कंपोनेंट प्रोटीन, जो है अमीनो एसिड्स में बनती है, जो शुगर्स होती हैं वो ग्लूकोज में बनती है और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। इस तरह से जो सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं और जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज अवेलेबल, लूज वेट जो है, देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज अवेलेबल कि अगर आपके लिए कोई और चीज वर्क नहीं कर पा रही है, कोई और मैकेनिज्म आपके लिए वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज यू कैन गो टुवर्ड्स फास्टिंग। आप फास्टिंग करना शुरू हो जाए। आपने देखा होगा रमजान में, अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो ये होता है, आपने देखा होगा कि जी आपने रमजान से पहले अपना वजन किया तो आपका वजन जो है वो 60 kg है, रमजान के बाद आपने वजन किया तो 62 kg हुआ है। तो हम तो रमजान में मुसलसल जो है वो खाना शुरू हो जाते हैं, अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी में अच्छी खासी अफ्तारी होती है, उसमें इतनी सारी आइटम तो अच्छा खासा खा लेते हैं। उसके बाद अफ्तारी के बाद हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर खाना खाते हैं, उसके बाद चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो जाता है, उसमें पराठे खाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सही मानों में अगर हम फास्टिंग करें, जो मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि यूरोप में जो स्टडीज हो रही है वो किस तरह करें, और हमें कहा है कि आपकी जो फास्टिंग होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी सिंपल, कि हमें जो फास्टिंग है, अगर हमने ट्रू एसेंस को समझना है, ट्रू मानों में फास्टिंग से हमने अगर बेनिफिट्स लेने हैं, तो हमें फिर जो है अपनी डाइट को जब हम फास्ट ओपन करते हैं तो उसको हमें बहुत सिंपल रखना होगा। हम जो है वो पानी पी सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स आप खाएं, सुबह में सादा जो है वो रोटी खाएं, और इस तरह से हम उसके मानों में उसके बेनिफिट्स ले। लेकिन जिस तरह से हमारी फूड जो पार्टीज हो रही होती हैं, इफ्तार पार्टीज, इतनी लग्जरियस किस्म की पार्टीज हो रही होती हैं, तो उसमें हम उस तरह से वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे होते। तो आपने अगर सही बेनिफिट्स लेने हैं, यू हैव टू गो फॉर रिड्यूसिंग योर फूड इनटेक। देन इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। किस तरह से कार्डियो, एक तो चीज मैंने डिस्क्राइब की कि हम टॉक्सिन्स, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जब शुरू होती हैं, लाइक हम ग्लूकोज को जब डिप्लीट करते हैं, उसके बाद कीटोन जो है बॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। कीटोन बॉडीज जो हैं, हार्ट लव दोस कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज एंटीऑक्सीडेटिव इन नेचर भी होती हैं। दूसरा, दे इंड्यूस द माइटोकॉन्ड्रियोजेनेसिस, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा नंबर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारी एक तरफ ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, इसमें एक चीज है कि कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है। तो ऑल दीज बेनिफिट्स आर ड्यू टू द फास्टिंग प्रोसेस। इसमें एक मैसेज आया हुआ, लेट मी रीड दैट। अच्छा, ओके, जिनके क्वेश्चंस हो वो पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। सो देन वी देयर इज राइटिंग दैट इंड्यूस एंटी एजिंग प्रोसेस। तो एंटी एजिंग किस तरह से होता है कि हमने अगर अपनी लाइफ को, हर बंदा चाहता है कि वो जवान रहे और उसकी लंबी उम्र हो, और वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? 1 महीने की प्रैक्टिस है कि हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग से हम स्टेम सेल बढ़ाते हैं, जिस तरह से मैंने पूरा आपको स्टडीज प्रेजेंट की, और उससे हमारी लाइफ जो है वो भी एक्सटेंड होती है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। देन देयर इज इनहेंस ब्रेन फंक्शन एंड इंप्रूव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अल्जाइमर्स की बात करें। अल्जाइमर्स में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर नॉट फोल्डेड प्रॉपर्ली एंड दे एक्यूमुलेट इन न्यूरल सेल्स, इसकी वजह से अल्जाइमर्स की डिजीज होना शुरू हो जाती है। अब मैंने आपको बताया पूरा एक मैकेनिज्म है, अब एक को बताऊंगा कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं इवन इन आवर ब्रेन, जो कि रिजल्ट इन सेवरल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको कर सकते हैं।
सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ फास्टिंग के हम जो है जितने भी ऑटोफेगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम ब्रेन फंक्शन को इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन लव कीटोन बॉडीज जो है दे आर सुपीरियर सोर्स ऑफ एनर्जी देन ग्लूकोज। तो जो कीटोन बॉडीज हैं ब्रेन में जाती हैं और की एफिशिएंसी जो है वही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है, ब्रेन की प्लास्टिसिटी जाती क्लियरली 3000 साल पहले प्लेटो ने कहा था कि मैं अपनी मेंटल एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो आई शुड गो फॉर फास्टिंग। तो यही सारी चीजें उस वक्त दे न्यू इट थ्रू देयर एक्सपीरियंस, नाउ वी नो इट थ्रू आवर साइंटिफिक फाइंडिंग्स के ये सारे अमल होते हैं जब हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लाइक टोल्ड कि किस तरह से कि हम स्टेम सेल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, नंबर उनका क्या आप नंबर नहीं बढ़ा सकते। ब्रेन का जो सर्टन हमारी एज में एक नंबर रीच हो जाता है वो उतना ही आवर लाइफ रहता है क्योंकि न्यूरोनल सेल्स हम नहीं बना सकते। और रिसेंटली वी हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर आल्सो न्यूरोनल सेल्स और फास्टिंग इज ए प्रूवन वे कि फास्टिंग एक ऐसा कुछ और भी प्रोसेसेस हैं लाइक इफ वी गो फॉर तो जो लोग वॉक करते हैं तो हमारे न्यूरोनल स्टेम सेल जो हैं वो नए न्यूरॉन्स बनाते हैं। के फास्टिंग एक ऐसा अमल है हम नए ब्रेन सेल्स भी बना रहे होते हैं और हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि फास्टिंग कितना अहम अमल है कि जिससे हम नए ब्रेन सेल्स बना रहे होते हैं और हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को जो खासतौर पे एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उनको हम जो है क्लियर अप करते हैं फ्रॉम आवर वेन्स जो हैं वहां पे मौजूद होती है क्योंकि इन सारी फास्टिंग करते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो रिसाइकल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी रिड्यूस करते हैं। यू नो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर इज ए कॉमन थिंग और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को भी हम कम कर सकते हैं। फिर बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक खास किस्म की स्ट्रेस में जाती है, दैट रिजल्ट इन सो मेनी हार्मोन कि हमें एंटी स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्टडीज आपको मिल जाएंगी जिसमें पता चला है हमारी बॉडी में, और मैं भी आपको कुछ स्टडीज आज जो मैंने खुद भी की वो भी साथ प्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो है आपने स्टडी किया होगा कि इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल जो इंटरल्यूकन्स होते हैं दे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है दे रिजल्ट इन नंबर ऑफ डिजीजेस और एजिंग और बहुत ज्यादा डिजीजेस भी होती हैं। और फास्टिंग इज नॉन टू प्रिवेंट दीज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स के फास्टिंग अगर आप करते हैं आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स जो हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन करते हैं और इस से बढ़ सकते हैं। अगर आपने नींद अपनी को बेहतर करना है, अच्छा काम करता है, आपकी बॉडी इस तरह से पकती है, आप एक मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक को आप सेट कर लेते हैं, इस तरह से आपकी नींद बेहतर हो जाती है। अब नॉर्मलाइज अभी रिसेंटली जो है कुछ स्टडीज हुई हैं यूएस से एंड द फाइंडिंग्स आर रियली अमेजिंग कि ब्लड प्रेशर को अगर आपने कंट्रोल करना है तो जो पेशेंट स्लीप थी उन्हें वॉक करवाई, उन्हें एक्सरसाइज करवाई, उन्होंने जो ब्लड प्रेशर को लो करने वाली मेडिसिन दी और साथ उन्होंने कंपैरिजन किया कि उनको फास्टिंग करवाया गया। Believe me, I can also share those findings with you, and you also can go through. You can search के fasting and high blood pressure, so you will find lot of articles on that. तो आप देखेंगे ये था that was through fasting। के fasting से blood pressure, और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया हमारे हर घर में आप देख लीजिएगा, आपके सारे घरों में आपकी मदर्स जो हैं, आपके फादर जो हैं, इवन मैं अपने घर की बात करूं, माय मदर शी इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। मेरे फादर जो थे उनको ब्लड प्रेशर का इशू ने स्ट्रोक हुआ लाइक 20 इयर्स अगो। तो ये दिस इज इन आवर ईच हाउस होल्ड प्रॉब्लम के ब्लड प्रेशर का इशू है। अगर हमने ब्लड प्रेशर को बेहतर करना है तो भी हम इसके अलावा वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। ये एक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, और इस पे आप रिसर्च भी इवन कर सकते हैं, आप इस तरह की चीजें जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, लाइक आप सिंपल एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं। कैंसर जो है आपने स्टडी किया होगा कि कैंसर जो है दे लव ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए होता है, वो बहुत तेजी से अपने नंबर बढ़ाता है क्योंकि उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता और वो अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशंस कर रहा होता है और उसके लिए उसे ग्लूकोज चाहिए होती है। अब होता यूं है कि जब हम फास्टिंग के अमल की तरफ जाते हैं तो हम
स्टार्व हो जाते हैं और उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। हैपन नॉर्थ कैलिफोर्निया, जिसमें उन्होंने कई कैंसर के पेशेंट उनको उन्होंने सिर्फ क्योर किया थ्रू फास्टिंग। सो फास्टिंग कुड बी वेरी हेल्पफुल। अनदर थिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने भी कुछ स्टडीज की हैं, वो ये है कि हमारी कैंसर थेरेपी को ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। और मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करूंगा कि अगले 5 से 10 सालों में कैंसर थेरेपी में फास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल होगा। कि आज से 10 साल पहले जब हम डॉक्टर से बात करते थे जाके, जी आप कैंसर का पेशेंट है तो उसको आप फास्टिंग करवाएं तो उससे जो ड्रग की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, तो वो कहते हैं जी पेशेंट पहले ही मर रहे हैं, आप उसको मजीद मारना चाहते हैं। अभी भी डॉक्टर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है फास्टिंग के बारे में, बट नाउ जितनी भी अब रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही हैं, दे आर रियली इम्प्रेसिव। अब मैं थोड़ी सी आपको अगर मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं, जो मॉडर्न साइंस थी, मैंने हिस्ट्री की आपके सामने बात की कि मॉडर्न साइंस 30s रशिया में एक सेंटर में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। सब कहते हैं कि कोई चीज कितनी सेफ है कि नहीं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने यही देखा कि क्या फास्टिंग करना सेफ है मॉडर्न लाइफस्टाइल में। तो ये बिल्कुल सेफ था। लोगों को उन्होंने फास्टिंग 3 दिन के लिए करवाई, 7 दिन के लिए करवाई, 21 डेज के लिए करवाई, शुरू में छोटे ड्यूरेशन के लिए करवाई। तो देखा कि क्या फास्टिंग से लोग मर तो नहीं जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फास्टिंग जो है बिल्कुल सेफ था। उन्होंने जो इनिशियल फास्टिंग करवाई, और जो एनिमल स्टडीज हुई थी, दे आर वेरी हेल्पफुल। मैं भी एक और बात बताना चाहूंगा, जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज, अगर आपका वजन फॉर एग्जांपल 70 केजी है, तो 70 केजी में आपकी बॉडी में तकरीबन 15 केजी फैट मौजूद होती है। इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में तकरीबन 15 केजी फैट है, तो आपको वो मोर देन 60-70,000 किलो कैलोरीज एनर्जी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी में 10 से 15 किलो फैट मौजूद है, तो अगर आप सिर्फ पानी पीते रहें 40 दिन के लिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी मौजूद है जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। तो आप ये समझें कि जी सहरी और अफ्तार में हम रज के नहीं खाएंगे, हम बहुत ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको अगर से वो यूटिलाइज हो, आपके नंबर ऑफ स्टेम सेल्स बढ़े, और सो ऑन, जो इसके दीगर बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अभी एक और क्वेश्चन आया, लेट मी, ओके, मुझे डॉक्टर इकरा, आप मुझे बता भी दीजिएगा कि कितना टाइम है मेरे पास, सो आई कैन वाइंड अप द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो इस स्लाइड में हम देखा कि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम अगर क्लॉक जो है हमारा एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो कि हमें हमारे हार्मोन्स कर रहे होगा, मेलाटोनिन जिससे हमें नींद अच्छी आए, हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। तो एक हमारा इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो कि डिस्टर्ब हुआ होता है पूरे साल में। अगर हमने उसको इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, तो हमें जब हम फास्टिंग करते हैं तो सुबह जागते हैं, हम सनराइज को देखते हैं, हमें पता चलता है सूरज का तुलू हो रहा होता है, सूरज का गुरूब हो रहा होता है। तो हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और स्टडी है रिसेंटली, मैं थोड़ा सा वक्त इस पे गुजारूंगा। दिस इज इन 2017 एंड यू कैन सी दैट ग्लूकोज और कीटोन्स जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फास्टिंग। कि जब हम नॉर्मल डाइट पे होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का लेवल जो है वो लो है, जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज का लेवल अप जाता है, ग्लूकोज का लेवल अप जाए तो इंसुलिन का लेवल भी अप जाता है। फिर हम जो है एक्टिविटीज करते हैं, ग्लूकोज का लेवल लो होता है, खाना खाते हैं अप होता है, और इस हमारी नॉर्मल की डाइट की रूटीन है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का लेवल तो लो होता है, क्योंकि एक दफा हमने खाना खाते हैं और ग्लूकोज डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, भी डिप्लीट होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि 12 घंटे के बाद कीटोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कौन इज ऑफ एनर्जी फॉर जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, इसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। तो कीटोन सिर्फ उस सूरत में बनेंगे जब आप फास्टिंग करेंगे, और इसके बेनिफिट्स आप तभी ले सकते हैं जब आप फास्टिंग करते हैं। तो इस तरह से कीटोन जो है, आप जैसे ही खाना खाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लोअर साइड में देखेंगे, तो कीटोन जो है वो क्योंकि
जो बॉडी है वो यूटिलाइज, जब ग्लूकोज डिप्लीट होगा तो फिर बॉडी जो है वो कीटोन के जाती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो उसमें आफ्टरनून में जाके कहीं कोई 8, 10, 12 घंटों के बाद आपको शदीद किस्म की भूख लगती है। आप उर्फ आम में कहते हैं जी रोजा लग रहा है। आप अक्सर ही लोगों को रोजा लग, लड़कियों को शायद थोड़ा ज्यादा ही रोजा लगता है, तो रोजा लगता है। आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है कि जब ग्लूकोज डिप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है वो प्रिपेयर करते हैं लिपिड की, जो है वो लिपिड्स को ब्रेक करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तकरीबन आधे घंटे की जो विंडो होती है, आपने अक्सर भी देखा होगा, आप नाश्ता नहीं करते या आप लंच नहीं करते तो एक स्टेज आती है जब आपको शदीद भूख लगती है और उसके आधे घंटे के बाद आपकी भूख खत्म दी, यू कन्वर्टेड इनटू लिपिड सोर्स के, आप लिपिड यूज। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, जो एनिमल्स में स्टडीज हुई, फॉर एग्जांपल जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स जो हैं ड्यूरिंग देयर, मेल पेंगुइन होता है वो एग के पास रहता है तकरीबन 110 डेज, तो वो 110 डेज बिल्कुल मूव नहीं, फीडिंग नहीं करता, और देखा गया है कि 100 डेज एनर्जी सोर्स, तो 100 दाद उसका वजन रिड्यूस होता है, बस इज परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद वो फीडिंग करता है और उसका अपना वजन वो गेन करना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर आप खाना पीना छोड़ भी देंगे कुछ अरसे के लिए तो आपको कुछ इसका होता नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि हमारे अब हम also control through the genes। 7 ऐसे जीन्स हैं which are known to control the aging process, इन्हें हम सिर्टुएंस जीन्स कहते हैं। अब सिर्टुएंस जो हैं चेकिंग हम सिर्टुएंस का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इनका एक्सप्रेशन जब हम फास्टिंग की तरफ जाते हैं तो हम सिर्टुएंस को एक्सप्रेस करते हैं, दे गो टू द फॉक्सो, और फॉक्सो जो है 3, और वो जो है बहुत ज्यादा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे अमल करता है, जिससे जो हमारा डीएनए ओपन होता है और बहुत ज्यादा जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं विच आर इन्वॉल्व इन एंटीऑक्सीडेटिव प्रोसेस, दे आर इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी हो जाती है, दैट कैन ओनली हैपन थ्रू द फास्टिंग प्रोसेस। फास्टिंग का अब हम इस स्लाइड में अगर ब्रीफली मैं देखूंगा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब की हैं कि हम सेलुलर और मोलेकुलर लेवल पे और ऑर्गन्स लेवल पे फास्टिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। दिस इज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय एंटन एट अल इन 2018 एंड दिस इज बाय ऑल द लाइक फैक्ट्स दे हैव फाउंड थ्रू द रिसर्च। और उसमें आप देखिए, अगर हम ब्रेन की बात करें फॉर एग्जांपल, तो ब्रेन का अगर हम हैं तो उससे हमारी कॉग्निशन पावर जो है बेहतर होती है। न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है BNDF जो है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं, सिनेप्टिक प्लास्टिक को एनहेंस करते हैं, नए सिनेप्टिक कनेक्शंस डेवलप करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बायोजेंसिस होती है, और ये सारे अमल तब होते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग से मैंने 2 चीजें आपको बताई, BNDF जो ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर हाई होता है, और imagine that beneficial it could be। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं सॉरी, जब हम सिर्फ 8 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हमारी ग्रोथ जो है ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी मसल प्रोडक्शन, हमारी रिपेयर का जो मैकेनिज्म है उसमें उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ब्रेन फंक्शन हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हम बात करें, इंटेस्टाइन का खास तौर पे मैं बताऊंगा कि हम इंटेस्टाइन पे लोड देते रहते हैं। इंटेस्टाइन आर ऑलरेडी लाइक इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो इस अगर स्ट्रेस को हमने कम करना है तो हमें फास्टिंग करना होगी। फास्टिंग करते हैं तो इंटेस्टाइन जो है हमारी वो भी रिपेयर हो जाती है और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रोबायोम का। हमारा जो माइक्रोबायोम है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि हमारी बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हमारे जिस्म और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 37 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो माइक्रोबायोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, और हम अगर अच्छा माइक्रोबायोम लेना चाहते हैं उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज अवेलेबल कि किस तरह फास्टिंग के अमल से हम जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करते हैं और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म
जो तादाद है उसको हम बढ़ाते हैं। मसल्स की इवन बात करें तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इंसुलिन बेसिकली डायबिटीज मैंने एक्चुअली इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाती है। हमने सेंसिटिविटी को एनहेंस करना है दोबारा से, तो हमें फास्टिंग करना होगी। फिर हमारी जो इंड्योरेंस है, एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे फ्रॉम हेयर टू टो हमारी पूरी बॉडी के लिए अगर हम बात करें, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए फास्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जब हम ये एक मैं क्विकली अब बात करूंगा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, लेट मी सी इफ आई गॉट सम मैसेजेस फ्रॉम मिस इकरा, ओके नॉट बट यू कैन लेट मी नो। सो बट ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको पता है रिसेंटली नोबेल किसने मिली, इस साइंटिस्ट को जिसने ऑटोफेजी का प्रोसेस डिस्कवर किया था। इसके हम स्टारवेशन करते हैं या हम ऐसी कोई ड्रग्स यूज करते हैं जो कि mTOR कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमारे C1 जो कॉम्प्लेक्स है C2 का अपोजिट है। जब हम करते हैं तो mTOR C1 कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्लॉक होता है। जब ये ब्लॉक हो, इससे जो ऑटोफेगोसोम का प्रोसेस है, जो हमारी प्रोटीन्स ऐसी बॉडी में होती हैं जो ये हेल्पफुल नहीं है, जो कि टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन हो चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये एक कम्प्लेक्स बनाता है। ऑटोफेगोसिम बनता है। ऑटोफेगोसोम जो है वो लाइसोसोम के साथ मिलता है, तो वो लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम में सारे डिग्रेडिंग एंजाइम मौजूद होते हैं, लिपेजेस, प्रोटीएजेस, जितने भी एंजाइम ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिक लाइसोसोम्स पड़े हैं, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं सेल्स के अंदर, जो कि सेल को भारी भरकम कर देते हैं और वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। उन सारों को जो है वो ऑटोफेगोसोम बन के लाइसोसोम से मिलके ऑटोलाइसोसोम बनाता है। ऑटोलाइसोसोम जो है उन सारों को डिग्रेड कर द कंपोनेंट जो कि बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। इस तरह से सेल रिजुविनेशन का अमल। अब ये जब सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो यही मैसेज एक देता है जो हैं, और इसके अलावा जो डेड सेल्स हैं, ऐसे सेल जो स्नेसेंस की तरफ जो बिल्कुल फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाते, में चेंजेस आ चुकी होती हैं, उनको भी पूरा जो है ऑटोफेजी के अमल के जरिए उन सेल्स को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। और फिर एक मैसेज जाता है स्टेम सेल्स को कि देयर इज मोर नंबर ऑफ सेल्स। तो स्टेम सेल की होती है, नए सेल्स बनते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो एक रिपेयर के मैकेनिज्म चली जाती है। दिस इज यू कैन सी दिस इज बाय ब्रेट इन 2021 की एक बहुत रिसेंट उन्होंने ये पूरा एक मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया कि किस तरह से ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है और ऑटोफेगी से हम पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग। फिर एक मेरी ये स्टडी पब्लिश हुई बैक इन 2013। इसमें आप देखिए स्टारवेशन इंड्यूस स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन माइस। माइस में हमने एक्सपेरिमेंट किए, 2 ग्रुप थे, जिसमें हमने फास्टिंग करवाई, ग्रुप जिसमें हमने नॉर्मल हमने लिए। फास्टिंग जो है हम डिफरेंट ड्यूरेशन की करवाते गए। उसके बाद हमने एक जो एंटी कैंसर ड्रग थी, दोनों में हमने इंजेक्ट की उसकी हाई डोज, ताकि हम उसमें स्ट्रेस इंड्यूस करें। अब 2 तरह के माउस थे, एक फास्टिंग वाले थे और एक जो थे वो नॉर्मल डाइट पे थे। जो नॉर्मल डाइट वाले थे वो डेड होना शुरू हो गए। जैसे ही हमने उनको स्ट्रेस दिया वो डेड हो गए। जो नॉर्मल जो फास्टिंग वाले थे, जब हमने उनको स्ट्रेस दिया, सो अमेजिंग एंड दैट वाज सो फैसिनेटिंग कि किस तरह से। और फिर इस पे वी हैव गॉन थ्रू द मैकेनिज्म के एक्चुअली पब्लिश की, और उसकी जो फाइंडिंग, अब हम फास्टिंग करते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं दे गो, वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं। कैंसरस सेल्स ऑन द अदर साइड, उसमें वो मैकेनिज्म नहीं होता कि वो प्रोटेक्टिव मोड। जब हम ड्रग्स लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं, जो नॉर्मल उसे अपटेक ही नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर रेजिस्टेंस। ठीक है, वो उसे अपटेक, कैंसर की थेरेपी करते हैं तो जब हम स्टारवेशन
Can you hear me now? Sorry. Yes, Dr. Aftab, we can hear you. और मेरे पास इतना टाइम है ताकि मैं उसके हिसाब से फिर इसको वाइंड कर दूं, क्योंकि अगर बातें कर कई घंटे और बातें कर सकते हैं। सर आप जी सर आप क्योंकि we have कंटिन्यू to- कर सकते हैं 12:45। Okay, because we also have to go सेशन through काफी the- इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए 12:45 तक इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चंस एज वेल, आप अपने जरूर क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन करें, और इस पे हम साथ साथ जो है वो डिस्कशन जरूर करेंगे कि आपके माइंड में जो इस हवाले से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यू आर द बायोकेमिस्ट। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सारे लोग मौजूद हैं जो कि सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज जो है मैं और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, जो कैंसर रिस्क होता है वो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 इससे विच इंडिकेट के कैंसर रिस्क कितना है। तो आप देखिए कि दो तरह की डाइट्स हैं, जो एक नॉर्मल डाइट पे है तो उसकी कंसंट्रेशन आप देख लीजिए, रिस्क फॉर कैंसर जो है उसमें आप देख लीजिए। जब हम तो हम को बहुत हद तक रिड्यूस, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऐसा है जो होते हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं, उन सारों हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब हम फास्टिंग में जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसे हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कैंसर का रिस्क जो है उसको अगर हमने रिड्यूस करना है, अब मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कि देयर आर लाइक जो सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, दे आर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती हैं। तो द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज द कैंसर, अराउंड 16 to 70। तो इन दोनों के रिस्क को हम मोर देन 60 to 70% यूज कर सकते हैं if we are going towards fasting. So how beneficial it could be for all of you. आपका कैमरा ऑफ हो गया, कैन यू हेयर मी टिल नाउ और नो? जो ऑडियंस का था, आई डोंट यस सर, वी कैन हियर यू। कैमरा इसलिए ऑफ किया है ताकि आपकी आवाज जो है वो अच्छे तरीके से सुनी जा सके। इंटरनेट का शायद थोड़ा इशू हो रहा था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऑडियंस इज देयर, वी आर हियर एंड वी आर लिसनिंग टू यू। ओके, थैंक यू। ये स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, लेकिन और उनको इंटीग्रेट भी करते हैं, लेकिन उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिसर्च के साथ अलाइन करना और फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, दिस इज न्यू फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू योर टॉक। Okay, thank you so much. Okay, so like discussing about this is also one of the study recently published from America, and it says that 10 hours time restricted eating reduced weight, blood pressure, and atherogenic lipids in patients with metabolic syndrome. उसमें ये इसका हासिल है, जो स्लाइड मैंने आपको राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, so there is a baseline कि अगर आप वो 14 आवर्स की ईटिंग करते हैं, 10 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, तो उसमें कोई खास तब्दीलियां नहीं होती, बट स्टिल वी कैन हैव सम एडवांटेज। लेकिन अगर हम 10 आवर्स की जो है ईटिंग करते हैं, 14 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, ये ह्यूमन पे एक स्टडी की गई, उसमें आप देखिए कि बॉडी वेट में भी रिडक्शन हुई, वेट जो सर्कमफ्रेंस है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कमी वाकया हुई। ब्लड प्रेशर को भी हम लो कर सकते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन A1C को हम कम कर सकते हैं, और हमारी स्लीप जो है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज पब्लिश्ड इन दिस इज द ट्रायल वाज डन ऑन ह्यूमन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस में भी इसके बेइंतहा बेनिफिट्स हैं, और जो यूरोप है दैट हैज गॉन टुवर्ड्स इन जिसमें बात करते हैं कि आपको लाइक 16 विंडो में आप खाते पीते, ये वो ही है। आप अगर पाकिस्तान में फास्टिंग की बात करें, आजकल जितने हमारा रोजे हैं तकरीबन हम 15 to 16 फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो इससे हम ये सारे बॉडीली बेनिफिट्स जो हैं, फिजिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं ओनली थ्रू कि अगर हम फास्टिंग की तरफ जाते हैं और हम अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाते। इस अब क्विकली है वो बात करूंगा
हमारे पास 15 minutes हैं, so I'll try to wind up in 5 minutes, so we can have like 10 minutes for questions and answers. So मैंने आपको बताया मॉडर्न जो फास्टिंग के रिसर्च शुरू हुई, दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन रशिया बैक इन 1930। वहां से तब उन्होंने शुरू में इसकी सेफ्टी को पहले देखा, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये सेफ है और फिर उन्होंने देखा ये इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके जो ट्रायल्स किए गए उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। तो एक सेंटर है गोरिया चिनिस्क, ये लेक बेकाल के साथ है, जहाँ पे पूरा एक सेंटर अब बनाया गया है। तब से लेके ये काम कर रहा है, तकरीबन 100 साल अब उससे हो चुके हैं, जो कि फास्टिंग बेस्ड थेरेपीज के उस सेंटर में मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद, लोग जाते हैं जो क्रोनिक इलनेसेस का शिकार होते हैं, और खास तौर पे जो ऑटो इम्यून डिजीजेस का, अब पूरी दुनिया में जो प्रेवलेंस है ऑटो इम्यून डिजीज, दैट्स अराउंड 4% जो है पूरी दुनिया में ऑटो इम्यून डिजीज हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें, लूपस की बात करें, इस तरह की जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस को अगर क्योर करना है या क्रोनिक पेन लोगों की ठीक करना है, तो अब इसके जो फाइंडिंग्स हैं दैट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने देखा कि तकरीबन जो हमारे 2/3 quite well only through the fasting। तो ये एक सेंटर है जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एक और सेंटर है, इसी को देखते हुए रशिया में लोग जाना शुरू हुए, तो जर्मनी ने कहा कि हम अपने कंट्री में एक फास्टिंग बेस्ड सेंटर बनाते हैं। सो दे स्टार्टेड इन 1960s, तब से ये काम कर रहा है। लिंगेन जो एक जगह है जर्मनी में, दैट्स आल्सो वेरी क्लोज टू अ लेक, तो जो थेरेपी प्रोवाइड कर रही है पूरे यूरोप से लोग वहां पे जाते हैं, और द थेरेपी इज बेस्ड ऑन फास्टिंग, कि वो एक सर्टेन पीरियड लाइक नॉर्मली फॉर 16 to 18 आवर्स के लिए फास्टिंग करवाते हैं, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उन्हें खास किस्म की डाइट देते हैं, मेनली वाटर उन्हें देते हैं, या जो बोन ब्रॉथ होता है वो देते हैं। ये इस तरह की जो डाइट होती है विच इज नॉट वेरी हाई इन कैलोरीज, लो कैलोरी फ्रूट्स होते हैं, ताकि उसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स, और यहाँ के जो रिजल्ट अभी दे हैव लाइक ये जो हमारा सेंटर ऑफ जर्मनी, they have published the results of 100 years of fasting trials। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक पेपर, आप you should also go through that paper, और उसमें आपको पता चलेगा कि 100 years का जो हमारे पास डेटा है फास्टिंग का, उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये जो चैरिटी हॉस्पिटल है बर्लिन में, ये यूरोप का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है। इसमें उन्होंने एक पूरा वार्ड जो है वो डेडिकेट, अब इतने बड़े हॉस्पिटल में they have now a dedicated center for fasting, जहाँ पे पेशेंट्स को सिर्फ फास्टिंग के जरिए उसको चेक किया जाता है, मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं, और तकरीबन 500 पेशेंट्स को हर साल जो है वो रिक्रूट करते हैं। although the number is increasing, patients are on the waiting list, के सारे लोग फास्टिंग वहाँ पे करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव, और रिजल्ट्स आर रियली गुड, इसलिए लोग जो है वो फास्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। फिर जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के साथ ही नॉरिस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर एंड हॉस्पिटल जो है अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किए 10 के ऊपर, जिसमें इन्होंने पेशेंट्स को फास्टिंग करवाई और कीमोथेरेपी दी। और आई हैव गॉन थ्रू द लाइक लिटरेचर भी, और मैंने इंटरव्यूज भी सुने उन पेशेंट्स के, और वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो पेशेंट जिन्होंने फास्टिंग की और जिन्होंने फास्टिंग नहीं की, उनमें बहुत डिफरेंस था। जिन्होंने फास्टिंग की है उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत, आपको पता है कीमोथेरेपी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं विद द कीमोथेरेपी। तो उसके भी असर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट से एक तो बचा जाता है, दूसरा ये है कि ग्लूकोज जब डिप्लीट होती है तो जो है कैंसर सेल्स वैसे ही डाई होना शुरू हो जाता है। सेंटर है यहाँ पे बाकायदा से ट्रायल होना शुरू हो गया। इसी की देखते हुए अब स्पेन में 1-2 सेंटर्स हैं कैंसर के, वो भी इसी पे जो है वो ट्रायल करना शुरू हुए हैं कि किस तरह से फास्टिंग जो है वो कैंसर थेरेपी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और इसलिए मैं बता रहा था कि अगले 5 से 10 सालों में दुनिया भर में, मैं जो हमारे इधर हॉस्पिटल्स में मैंने बात की जाके मुख्तलिफ, आज से लाइक 8-10 साल पहले शुरू की डॉक्टर से डिस्कशन, तो डॉक्टर यही कहते थे कि जी नहीं, हम परमिट नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने एक स्टडी की जिसमें हमने पेशेंट से पूछा कि आपको बताया जाए कि आप फास्टिंग करें तो आपकी थेरेपी हो सकती है, तो पेशेंट, एवरी पेशेंट वाज विलिंग, जो कैंसर से बेचारा सफर कर रहा होता है तो वो तो चाहता है कि वो बेहतर हो जाए, वो विलिंग थे, लेकिन डॉक्टर्स विलिंग नहीं। लेकिन उम्मीद है कि जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं डॉक्टर भी कन्विंस होंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है ये फ्यूचर में मुख्तलिफ डिजीजेज, डायबिटीज की बात करें, हम हाइपरटेंशन की बात करें, कैंसर की बात करें, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग जो है वो फास्टिंग की तरफ जाएंगे। एक और सेंटर है ट्रू नॉर्थ हेल्थ सेंटर इन कैलिफोर्निया, दैट्स क्लोज टू सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ डिजीजेज को, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के लिए ये भी फोकस ऑन फास्ट।
फास्टिंग, सिर्फ फास्टिंग बेस्ड जो थेरेपी। अब इसमें इन्होंने डिफरेंट मॉड्यूलेशंस की हुई हैं कि वाटर बेस्ड फास्टिंग करवानी है 3 दिन के लिए, सिर्फ पानी उन्होंने पीना है और उन्होंने कोई खुराक नहीं लेनी। 16-18 आवर्स के लिए फास्टिंग करनी है, उसके जो उसमें सिर्फ वो पानी पियेंगे या उसमें सिर्फ चाय या कॉफी पियेंगे, एंड देन दे गो फॉर अनदर फास्टिंग। और इसके जो 3 दिन की फास्टिंग करवाई जाती है, 7 डेज की फास्टिंग जाती है, मेनली दे गो फॉर लाइक फास्टिंग फॉर 21 डेज, और उसमें वो उसके साथ साथ बेनिफिट्स रिकॉर्ड करते जाते हैं। से कंक्लूड ये करते हैं कि फास्टिंग के बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें ऑन वन साइड कि हमारे स्टेम सेल प्रोडक्शन जो है वो इनहेंस होती है, ग्लूकोज नीचे आता है, इंसुलिन का जो लेवल है वो कम होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल कम होता है। दूसरी तरफ जो हमारे सिरटोन जीन है जो कि हमारे लॉन्जेविटी को एनहेंस करते हैं, सिरटोन फैमिली ऑफ जीन, उनका एक्सप्रेशन बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रियोजेनेसिस होती है, कीटोन बॉडीज जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे जितनी भी मॉडर्न एज की हमारी बीमारियां हैं जो कि हमारे ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके इनॉर्मस जो है वो बेनिफिट्स हैं, और इसके बेनिफिट्स हम ज्यादा इस सूरत में ले सकते हैं जब हम ट्रू मानों में, जिस तरह से कहा गया है कि रमजान को जो है वो सादा रखें, कि आप अपनी खुराक को जो हमारा ईटिंग पीरियड होता है, विंडो होता है, उसमें आप सिंपल रखें, तो आप इससे ज्यादा इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आफ्टर दिस लेक्चर बहुत ज्यादा चीजें आपको जो रोजा लगना होता है या जो लाइक मैं अगर डिस्क्राइब करूँ, ये सारा लिटरेचर पढ़ने से पहले जो है था वो रमजान आता था, चले स्वाब की नीयत से हम रोजे रखते हैं, लेकिन अब मैं बिलीव मी वेट कर रहा होता हूँ कि कब रमजान आए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल ऐसे ही माहौल होता है, सारे लोग रोजे रख रहे होते हैं, अलहदा से गहमा गहमी शुरू होती है, पकवान जिस तरह से तैयार होते हैं, लोग चीजें खरीद रहे होते हैं, तो एक तो वो भी आप इंजॉय करते हैं, दूसरा फास्टिंग के जो हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं उसको भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और आप खुदा ताला का शुक्र करते हैं कि खुदा ताला ने ये हमारे लिए एक महीना रखा है ताकि हम अपनी बॉडी को भी टॉक्सिन से पाक कर सकें और अपनी रूह को भी जो है वो टॉक्सिन से पाक करके बेहतर कर सकें। तो आप इंजॉय कीजिए जो रेस्ट ऑफ द रमज़ान है, ख़ासतौर पे आप तो ताक रातें भी शुरू होंगी, आप उसमें भी मैक्सिमम जो है वो इबादत करें ताकि हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हों और फिजिकली भी स्ट्रांग हों और एक अच्छी नेशन बन के पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव हो सकें। दीज आर ऑल द लाइक जो इसमें रेफरेंसेस थे, जो मुख्तलिफ स्टडीज मैंने आपको वो शेयर किए नंबर्स, तो दीज आर द रेफरेंसेस। I must acknowledge Mudassir Khan, he's working with me here, not here today. वो हमारे रिसर्चर हैं जो कि हमें असिस्ट करते हैं। माहा यूसुफ जो हैं, she's helped us for preparing this slide. Dr. Kubra Aftab, she's my wife. She's also a scientist, basically biological. She's PhD in biological sciences. She's also helping me to prepare the data and all these slides. With this, I'm also very much thankful to Dr. Ikra and Dr. Aisha and rest of the team in UMT that ran this session. And thank you all of you for listening this talk. With this, thank you very much. This is all from my side now. If you have any question, then I'll be happy to answer. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Aftab, for your precious time and sharing very interesting information regarding science of fasting with all of us. So in this session, you shared how starving enhance a very positive effect, not only in human body, but in simple prokaryotes as well. And now scientists in their research prove that how fasting boosts our immune system. And now we are using in cancer therapy as well. So students, if you want to ask any question, you can ask. Ms. Ikra, if any student want to ask. Yes, we have a question from a student. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. There is a proud moment to listen to you. Assalamu alaikum. सर मैं कहना चाहता हूँ कि फास्टिंग हमारे, जैसा आपने बताया कि बॉडी के अंदर फास्टिंग एक अच्छा रोल प्ले करती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर दिल के
जो जो मरीज हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। क्या फास्टिंग स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करती है? कैन फास्टिंग प्रिवेंट स्ट्रोक? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं आपको शायद इस पे मेंशन भी किया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं दे आर लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मौत जो होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, दुनिया भर में बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। 33% डेथ जो है दुनिया में वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, वो हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, इसके वजह से जो है वो डेथ हो रही होती। तो उसमें जो फास्टिंग है दैट्स रियली वेरी हेल्पफुल। उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब किए है कि एक तो ये है कि कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि हमारी हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बेहतर है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो लो होता है। हमारे हार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रियोजेनेसिस का अमल है वो शुरू होता है, हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जो टॉक्सिन्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर हम हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर फास्टिंग। फास्टिंग से हमें बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस हैं, आई शुड मेंशन कि बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहा है उस सूरत में, या किसी को अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो वो जितने मेटाबोलाइट्स हैं, खासतौर पर जो हमारी बॉडी में सॉल्ट का बैलेंस होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उस सूरत में हमें नहीं करना चाहिए। क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उस सूरत में हमें जो है वो हमारे ईटिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उस सूरत में। तो इन सारी कंडीशंस में आपको अपने फिजिशियन से जरूर पूछना चाहिए कि क्या मुझे फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इवन इन दैट केस अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर सकते तो एक सर्टन विंडोज के लिए आपको जरूर फास्टिंग करनी चाहिए विद द कंसल्टेंस ऑफ योर फिजिशियन, जिससे आप, लेकिन फिजिशियन ये है कि अभी इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। अभी मैं एक टॉक सुन रहा था तो उसमें एक साइंटिस्ट बता रहा था कि अगर आपका डॉक्टर कहता है कि जी आपको रोजा नहीं रखना, फास्टिंग नहीं करना चाहिए, तो मेडिसिन की बजाय आप डॉक्टर बदल के देखो, शायद अगला डॉक्टर आपको परमिट कर दे। तो इसलिए ये है कि अब हमें चूंकि अब बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, देयर आर नाउ थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स इन द वर्ल्ड हु आर वर्किंग ऑन फास्टिंग और इसके बेनिफिट्स, लेकिन अभी कोई की बकायदा से वो थेरेपी सेट नहीं हुई। एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताऊं कि अब जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने फास्टिंग पे काम किया, वो एनिमल स्टडीज किसी ने की या ह्यूमन स्टडीज जिसने शुरू की, वो खुद फास्टिंग की तरफ गया। यूरोपियन, आई नो मैनी यूरोपियन साइंटिस्ट, आई नो मैनी अमेरिकन साइंटिस्ट, दे हैव गॉन टुवर्ड्स फास्टिंग। वो खुद फास्टिंग, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, आप गूगल कीजिएगा, बायोस्फीयर 2। एक अमेरिकन जिसने ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे काम शुरू किया था इनिशियली, उसने तो बहुत ज्यादा फास्टिंग उसने की है। और बायोस्फीयर 2 की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, यू शुड गो थ्रू इट। आपको पता चलेगा कि जितने साइंटिस्ट अब इन्वॉल्व हैं और इवन फिजिशियन जो हैं, जो उनको पता चला है, वो एडवाइस करते हैं। अभी मैं कल ही एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला, ही वाज अ वेरी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, और उससे मैं यही डिस्कस कर रहा था कि आपके पास चूंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लोग आते हैं तो फास्टिंग कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो हमने कहा कि हम फर्दर इस पे लिटरेचर शेयर करेंगे, एंड ही कुड आल्सो एडवाइस टू हिज पेशेंट कि वो फास्टिंग करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे गिवन है। अगर आपका कोई बाद में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आफ्ताब। आप स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं। मैंने भी अपना जो पीएचडी का एक रिसर्च पार्ट था वो यहाँ से किया है। डॉक्टर शकूरी जो थे वो मेरे को सुपरवाइजर थे, और डॉक्टर नईम की लैब है, आई थिंक सो वो डाउन स्टेयर है। मैंने आपकी लैब का भी सुना हुआ था कि डॉक्टर आफ्ताब की आप स्टेयर है। स्टूडेंट्स वहाँ पे भी काफ़ी आपके सुपरविजन में काम करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज से मैंने पीएचडी की हुई है। डॉक्टर तैयब वो मेरे सुपरवाइजर थे। आई थिंक सो मे बी आप उनको जानते हो, उनके स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए। जी जी। ओके ओके सर, तो दैट्स ग्रेट। तो hopefully sir we will see you again in our campus after Eid in lab safety workshop। तो उसमें आपसे फिर डिटेल में हम मुलाकात करेंगे, और कोशिश करेंगे कोई एक ऐसा सेशन भी रखें जिसमें हम और ज़्यादा आप
से इंफॉर्मेशन ले सकें बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी? We can have a session on like maybe innovation, entrepreneurship, किस तरह से किसी like what are opportunities, what are modern trends in science, especially in like biochemistry में क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं उस बारे में. Exactly, sir. So thank you so much again. तो okay sir, Allah Hafiz. Okay, thank you. Allah Hafiz.